हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एट शशि रंजन। ये हमारी फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है पार्ट 6। इसमें हम लाइट आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका है फ़िज़िक्स का, जो आप देख सकते हो। ये जो वीडियो है वो मेरे द्वारा बनाए गए मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं, जो एक रिवीजन के तौर पे वीडियो है, जिसमें भी फ़िज़िक्स आता है जीके का पोर्शन, उसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा देखने को क्वेश्चंस। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है हमारा लाइट्स। लाइट क्या है? कोई भी सिंपल लाइट वो है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो ही हमारे फिर उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। बिना लाइट के हम उस ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे कि वो हमें लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट विजुअल के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है। लाइट का जो नेचर है वो आपको ध्यान रखना है कि ये वेव और पार्टिकल, डुअल नेचर इसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेव और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। और स्पीड ऑफ लाइट देख लीजिए आप, स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कितना होता है, तो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, निर्वात में लाइट की जो चाल होती है वो कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे ही वाटर में 2.25 × 10⁸ और कांच में 2 × 10⁸। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीड की लाइट सबसे मैक्सिमम किस में होती है, तो आपको हमेशा टिक लगाना है निर्वात। वैक्यूम में जो होगी वो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि जो लाइट ऑफ सन रिच द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सन से जो रेज निकल रही है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो 499 सेकेंड। आपको इसको अप्रॉक्सीमेट 500 मान के चलना है, 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है। अब हम इसमें, ये तो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आप यहीं देख लो, मैंने लिख दिया है। तो सूर्य ग्रहण का क्या कंडीशन बनता है, कैसे लगते हैं? सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है, मून जो होगा हमारा सेंटर में होगा, सन जो है, सन और अर्थ साइड में होंगे, तो इस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण करते हैं। ये अमावस्या के समय ये जो है हमारा देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण। वैसे ही हमारा लूनर एलिप्स, जिसको हम चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, अर्थ बीच में आता है और मून और सन दूसरी साइड होते हैं। ये पूर्णिमा के दिन लगता है। सिंपल, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र यानी मून, जो मून होगा वो दूसरी साइड होगा। सिंपल सी बात है, चंद्र ग्रहण में यानी मून दूसरी साइड होगा, तो बचा हुआ क्या है, अर्थ जो होगा सेंटर में होगा। सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि मून जो हमारा सेंटर में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का। ये देखो यहाँ पे, ये हमारा दिखाया है सरफेस, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये हमारी आपतित किरण, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो पहला है, ये आप देख लो, यहाँ के बीच जो एंगल बनता है उसको हम आई बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। आई किसको बोल रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित कोण। और ये जो अभिलंब और रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल के बीच जो नॉर्मल और जो लाइन यहाँ से निकल रही है, रिजेक्टेड लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर परावर्तित किरण, ये हो गया हमारा आपतित, ये हो गया परावर्तित। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तित कोण। तो जो दो लॉ दिए गए इसमें, वो देखिए, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लाइंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। मतलब यहाँ से जो प्लेन है, यहाँ से जो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होता है, एंगल सेम होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा बोला जा रहा है एंगल ऑफ इंक्लेशन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन मीट एट द सेम पॉइंट। क्या बोल रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम देख लेते हैं कि सरफेस, अगर रेगुलर सरफेस है तो क्या मतलब क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल निकल रही है टकराने के बाद सरफेस से। और इरेगुलर का है क्या मतलब, कोई भी फॉर्म जिग-जैग में निकल रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर सिंपल याद रखना आपको, अगर क्वेश्चन बोला है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है, वो कभी भी एक दूसरे को आपस में कट नहीं करेंगे। जो लाइट होंगी वो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो क्या है, वो एक दूसरे को आपस में कट करती हुई रेज निकलेंगी। अब है टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर में पहला है प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर को हम समतल दर्पण बोल रहे हैं। प्लेन मिरर ये हमारा प्लेन मिरर में जो नीचे कोडिंग की जाती है वो हमारा चांदी या फिर HG की परत चढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के सेम दूसरी साइड क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा मिरर का, ऑब्जेक्ट का। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, तो वो आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ मतलब कि इमेज फाउंड होंगे प्लेन मिरर में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर -1 कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा। ठीक है। एक और इसमें ही मैंने पॉइंट लिखा है, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेट ऑन एंगल थीटा ऑफ द इमेज इज रोटेशन एंगल इज 2 थीटा। मतलब अगर प्लेन एंगल को हम थीटा रोटेट कर रहे हैं तो हमारा इमेज जो होगा वो 2 थीटा, उनके 2 गुना रोटेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा मिरर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड मिरर हमारा क्या है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो हम देखेंगे, पहला है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। केव का मतलब क्या है, ये इस टाइप का केव बने हुए दिखेगा और ये इसके ऊपरी सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेज आती हैं वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है, जो अनंत से रेज आ रही हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर रहा है, एक एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा है हमारा कनकेव मिरर, जिसको हम उत्तल दर्पण बोल रहे हैं। इसका क्या है, लोअर सरफेस पे हम कोडिंग करते हैं, जो अंदर वाली साइड पे हमारा क्या है, सरफेस कोडिंग किया हुआ है। ये क्या हो रहा है, हमारा अनंत से आने वाली लेंस को बाहर की ओर ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये पूछा गया है ये कि जो एयर बबल होते हैं वाटर में किस टाइप के बिहेव करते हैं, तो आपको ध्यान देना है वो कनकेव लेंस के भांति बिहेव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, आपको ये समझना है कि पी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है। तो ये हमारा दर्पण है, यहाँ से एक लाइन जा रही है। ठीक है। इनको दोनों आपस में डिवाइड कर रही है, तो जो ये पॉइंट पी मिल रहा है इसको हम बोलते हैं पोल। एफ है हमारा फोकस और सी है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ये अगर ऐसा होता तो ये जाके ऐसा बनता पूरा। ठीक है। सर्कल होता पूरा एक, तो इसीलिए हमको इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं। ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको ध्यान देना है। ये पूछा जाता है कि फोकस दूरी क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मिरर की फार्मूला आपको ध्यान देना है, मिरर का फार्मूला होता है 1/v = 1/u = 1/f। अब वी यू एफ क्या है वो देख लो आप। वी जो है क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकस लेंस का डिस्टेंस। ठीक है। मैग्नीफिकेशन जिसको हम आवर्धन बोलते हैं, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। ये सीधे एग्जाम में दिया जाता है कि अगर क्वेश्चन दिया रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई 8 है और वस्तु की लंबाई 4 है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यानी आवर्धन क्या होगा, तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनते हैं जो उत्तल दर्पण से हमारे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा दिखता है। ये हमारा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब, ये हमने उत्तल लेंस बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रेज जाएगी, ये बाहर क्यों निकल रही है, फोकस से मैच करेगी, और दूसरी लाइन ये फोकस से काटती है वक्रता त्रिज्या को जाएगी। इसका मतलब क्या है, इमेज बिल्कुल छोटा बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम क्या बोला गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच और वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में, आँख, नाक, कान का डॉक्टर यूज करते हैं इसका, हेडलाइट, सर्च लाइट और सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता है। अब कंडीशन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में कौन कौन से कंडीशन बनते हैं। पहला है हमारा अनंत, जो अनंत से आएगी वो फोकस पे उसकी प्रतिबिंब बनेगा, ये देख लो। दूसरा है हमारा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन जो है वो सी पे रखा हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन एंड इन्फिनिटी के दूर रखा हो, तो फोकस जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब जो होगा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। थर्ड है हमारा इसमें
व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन अ सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब सी पे हो तो क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के लेंथ के बराबर होगा, लेकिन वस्तु के जो उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसको इसलिए बोलेंगे उल्टा। ठीक है। सेम ऐसे ही व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच होगा तो भी क्या बन रहा है हमारा, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है। अगर फोकस पे है तो क्या बनेगा हमारा प्रतिबिंब, अनंत पे जाके बनेगा। और लास्ट इसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट एफ एंड पी इनके आगे है, यानी फोकस और पोल के बीच में है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है आभासी लेकिन बड़ा बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण है उसमें कब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा और आभासी दिखता है। तो वो आपको टिक लगाना है कि जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तब जाके ये कंडीशन बनता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है अपवर्तन। तो क्या बोला जा रहा है कि अपवर्तन में पहला रूल तो वही रहेगा कि जैसे ये हमारा प्लेन है सरफेस मिलन, और ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसे अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कुछ ना कुछ डाइवर्ज होगा। ठीक है। तो हमारा ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। पहला मीडियम हमारा विरल मीडियम है, दूसरा सघन माध्यम है। अब लॉ देख लो, पहला क्या बोला था इन्होंने कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे, प्लेन में है, एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, ये सेम आ रही है लाइन, ये जा रही है, और ये नॉर्मल। ठीक है, सेम एक पॉइंट पे है। ठीक है। इसमें जो दूसरा लॉ उन्होंने बोला है वो देखो आप, दूसरा लॉ बोला है कि साइन, मतलब कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है वो होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आई क्या है, आई जो है वो एंगल ऑफ इंक्लेशन है, और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। तो आई और आर समझ गए, इनको हम क्या बोल रहे हैं, वन म्यू वन जो होता है साइन आई बाई साइन आर, और इसको हम स्नेल्स का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है। पहले कंडीशन में अभिलंब की ओर झुक रहा था, और दूसरा क्या है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट रहा है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि क्या एग्जाम्पल होते हैं अपवर्तन के। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है। ये एग्जाम्पल में ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में कि जो सिक्का किस कारण से हमें पूरा प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, तो उसका क्या कारण है, वो उसका यही कारण है कि वो अपवर्तन के कारण हमें पूरा दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। में क्या होता है कि जो हमारा थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, जो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल होता है वो थीटा जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसको हम क्रांतिक कोण भी बोलते हैं। जो सी अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। और ये क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1/sin c। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि कौन से में क्या क्या हो रहा है। ये हमारा पदार्थ है, मतलब, और ये हमारा रिफ्लेक्शन है, और ये हमारा क्रिटिकल एंगल। जैसे पानी में जो रिफ्लेक्टेड होता है 1.33, और क्रिटिकल एंगल होता है 48.5। कांच में होता है 1.52, और रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल होता है 41.1। फाउंटेन फिलेंट कांच जो होता है वो 1.62 होता है, और ये होता है 37.4। हीरा में कितना होता है 2.42, और ये होता है 24.4। इसके एग्जाम्पल क्या है, हीरा का अत्यधिक चमकना, मिराज जिसको हम मरीची बोलते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वर्ज लेंस, एक होता है कनकेव लेंस, दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स कनकेव। ठीक है। कन्वेक्स लेंस को हम उत्तल दर्पण बोल रहे हैं, और कनकेव को हम अवतल लेंस बोल रहे हैं। ठीक है। दर्पण में बोल रहा हूँ, लेंस होगा। ठीक है। यहाँ पे जो उत्तल लेंस है उसको हम कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, और कनकेव को हम डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखना है आपको कि जो फोकस लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए माइनस होता है, जबकि फोकस अगर दर्पण की बात होगा तो माइनस की जगह पे प्लस होगा। ये आपको ध्यान देना है। और दो फोकस अलग अलग मैच कर रहे हैं तो ये होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है। और पावर क्या होता है, पावर हमेशा दो ऐड होता है, P1 प्लस P2। लेंस की
जो पावर होती है 1/f होता है, और पावर को हम डायोप्टर में जो इसकी मेजर करते हैं वो डायोप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है। जो p होता है वो 100/f, और f की वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर 100/f ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। अब देख लो एक और इसमें है हमारा, ये हमारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका जो है न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में प्रकाश का वर्ड विक्षेपण सिद्धांत दिया। इसमें एक और पॉइंट ध्यान देना है आपको कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। विब्स जोर आपको याद रखना है कि VIBJYOR। उन्होंने ये बोला था कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म से अगर वाइट लाइट मूव कर रही है तो वो क्या है, 7 रंगों में विभक्त होगी। वो कौन कौन से 7 रंग है, तो उन्होंने ये बोला कि विब्स जोर के फॉर्म में वो डाइवर्ज होंगी। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया VIBJYOR। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, नीचे से ऊपर कर देना है। अब विब्स जोर में क्या है हमारा सबसे अधिक, अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, वेवलेंथ, तो आपको रेड का ध्यान है। और रेड का याद करके रखना है आपको, कितना होता है 6563 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और पूछेगा सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम आपको ये बताना है कि सबसे कम जो होती है वो होती है वॉयलेट की, वो होती है 3969 एंगस्ट्रॉम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक रिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा है लाइट, कौन सी कलर की लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो आपको लगाना है बैगनी। यहाँ से देखो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, सबसे ज़्यादा यही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम लगाना है बैगनी, जो सबसे अधिक रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। प्राइमरी कलर होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो आप लीडो खेलते हो उसमें ध्यान है ना, पीले कलर को हटा के बाकी जो भी कलर बचे वो हमारे हैं प्राइमरी कलर। सेकेंडरी कलर में क्या होता है, पीला, मैजेंडा और पीकॉक नीला, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रेड और ब्लू मिला के मैजेंडा बनता है, ग्रीन और ब्लू मिला के पीकॉक नीला, रेड और ग्रीन मिला के येलो यानी पीला, ठीक है। सिंपल ये तरीका याद होगा, यहाँ पे ध्यान देने का। ये हमारा मिरर है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म समझ लो एक तरफ से। यहाँ रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो रेड और ग्रीन मिला के हमारा क्या बन रहा है, येलो। रेड और ब्लू मिला के बन रहा है मैजेंडा, और रेड और ग्रीन और ब्लू मिला के बन रहा है वाइकेन, जिसको हम बोल रहे हैं पीकॉक नीला बोलते हैं। और इन सभी के बीच में जो कलर बनता है हमेशा वो वाइट कलर बनता है, ठीक है, अगर ये सारे मिल के बनेंगे तो, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट देख लो मैंने जो लिख रखा है कि आप कैसे पता चलेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। जैसे मैंने सीक्वेंस बना रखा है, गामा, एक्सरेज, यूवी, विजुअल, इंफ्रासोनिक, माइक्रो और रेडियो। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यानी क्वेश्चन आ गया सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आपको लगाना है गामा क्रेडो की। सबसे कम किसकी है, रेडियो की। अगर वैसे ही वेवलेंथ पूछ दिया, सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो आपको लगाना है रेडियो की लेंथ की जो होती है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है गामा रेज की, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आप कैसा लगा टॉपिक, आप मुझे मेरे कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा चैनल स्टडी एट शशि रंजन, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है मेरी फेसबुक आईडी रिपू शशि रंजन, और ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी नेम रिपू शशि रंजन। मैं इन दोनों पे सेम ही आईडी से नाम से हूँ, रिपू शशि रंजन के नाम से। आप मुझे वहाँ चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ये मेरी मेल आईडी shashi996@gmail.com, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।